नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इन दिनों खूब चर्चा में है। अफवाहों का बाजार गर्म है, उनके बारे में तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसका कारण यह कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिस विधानसभा के चुनाव में उनको पार्टी को लीड करना चाहिए था, आज दरअसल उसी भारतीय जनता पार्टी में उनको पीछे का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो यह मान के चलती थी कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में वही होता है जो वो चाहती है। वो 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में वो अकेली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनाधार वाली नेता हैं। करिश्माई व्यक्तित्व उनका है और वो अपने बल पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिता सकती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया इस बार कि दरअसल बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में उनको किनारे लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कई तरीके की अफवाहें, कई तरीके की अटकलें इस वक्त चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत सोच समझकर आगे की रणनीति तय करने वाली हैं। उनके सामने आज की तारीख में 3 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला विकल्प कि वो भारतीय जनता पार्टी को तोड़े, एक क्षेत्रीय दल बनाए और फिर चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाए। हो सकता है उनकी किस्मत चमक जाए। दूसरा विकल्प, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के सामने वो सरेंडर कर दे, जो कुछ भी वो चाहते हैं उस तरीके से वो करें, चुनाव में प्रचार करें, मुख्यमंत्री का चेहरा न बने और केंद्र की राजनीति में अगर मौका मिलता है तो वहां चली जाएं और अपने बेटे का भविष्य आगे ठीक करने की कोशिश करें। तीसरा विकल्प, वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि वो फिलहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करें। इस दौरान वो पार्टी में चुपचाप अंदर से खेमेबंदी को बड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को कमजोर करने की कोशिश करें, ताकि जब विधानसभा का चुनाव हो और बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब वो अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रांग करें और अगर बीजेपी उनकी बात को ना माने तो फिर वो अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में हो तो उनकी मदद करें। ये तीनों रास्ते, ये तीनों विकल्प आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने खुले हुए हैं। इसमें जो आखिरी विकल्प है, यानी वो विधानसभा चुनाव का इंतजार करें, यह अनिश्चितता से भरा हुआ है। अनिश्चितता से भरा हुआ इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का मजबूती के साथ एहसास है या उनको इस बात का विश्वास है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। वैसे में वसुंधरा राजे सिंधिया साथ में हो या ना हो, बगावत करें या ना करें, पार्टी को सहयोग करें या ना करें, उनकी सरकार आनी तय है। और अगर ऐसा होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी बिना वसुंधरा राजे सिंधिया को जीत जाती है, उसकी सरकार बन जाती है, तो फिर एक तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया की आगे की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। और ये इस बात की संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो सर्वे कह रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तगड़ी लड़ाई है और हो सकता है अभी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के ऊपर एज हो। तो ये रास्ता एक तरीके से बीजेपी या वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए फिसलन भरा हो सकता है, जिसमें उनकी राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। दूसरा विकल्प कि वो पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, ये वो रास्ता है जिसको कहते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजी, यानी वो केंद्र के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर ले और अपने वक्त का इंतजार करें। हालांकि उम्र उनके साथ नहीं, तकरीबन 70 साल की हो चुकी है। अपने बेटे दुष्यंत के लिए भविष्य की राजनीति को सुनिश्चित करें और राजस्थान में अगर मौका मिले आगे फिर कभी, तो फिर उसके लिए अपनी तैयारी करें।
ये बहुत सेफ रास्ता हो सकता है जिसमें उनका स्वाभिमान, आत्मसम्मान को ठेस तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन शायद उनके राजनीति कुछ समय के लिए चल जाए, उनका करियर बच जाए। लेकिन जो सबसे पहला विकल्प है वो दरअसल एक बहुत बड़ा गैम्बल है, बहुत बड़ा जुआ खेलेंगे। यानी वो पार्टी से बगावत करें, बगावत करने के बाद अपना राजनीतिक दल बनाएं, क्षेत्रीय दल बनाएं और फिर चुनाव में पूरी ताकत के साथ कूद जाएं। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण अतीत में हैं। जब ममता बनर्जी जैसी नेता ने या जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, संघर्ष किया और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी तो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। एक जमाने में लोग कहते थे कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन वो लड़ती रही और अंत में उन्होंने सीपीएम और लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका लंबे संघर्ष के बाद, और अब वो 3 बार की मुख्यमंत्री। उसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने दावा किया कि दरअसल वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं अपने पिता के, उनको आंध्र प्रदेश की गद्दी मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ी, वाईएसआर कांग्रेस के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लंबा संघर्ष किया, 1 साल तक जेल में भी रहे, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उनके ऊपर लगे थे, और अब वो आंध्र प्रदेश के एक क्षत्र नेता हैं। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मजबूत नेता माने जाते थे, आज हाशिए पर हैं और जेल में हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी में लेकिन इस तरीके के उदाहरणों की पूरी तरीके से कमी है। वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने 3 उदाहरण हो सकते हैं जिनसे वो सबक सीख सकते हैं। एक उमा भारती का उदाहरण, दूसरा कल्याण सिंह का उदाहरण, तीसरा येदियुरप्पा का उदाहरण। और ये तीनों अपने समय के कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तीनों एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टालवर्ट्स माने जाते थे। उमा भारती, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में मध्य प्रदेश में 230 में से 173 सीटें जीती थी, 2/3 से ज्यादा बहुमत, प्रचंड बहुमत जिसे कहते हैं, और दिग्विजय सिंह की सरकार को करारी मात दी थी। लेकिन यही उमा भारती को जब एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट आया तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनको लगा था कि पद से इस्तीफा देने के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको सौंपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो 30 अप्रैल 2006 को उज्जैन में उमा भारती ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनशक्ति पार्टी। 2008 के चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे, चुनाव लड़े, लेकिन 230 में से सिर्फ 6 सीटों पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई। सिर्फ 6 सीटों पर उनको कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद से उमा भारती राजनीति के बियाबान में गुम हो गई। 2011 में मजबूरन उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा और अब वो हालांकि 2014 के बाद से केंद्र में मंत्री भी बनी थी, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से हाशिए पर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनको कोई भाव देने को तैयार नहीं है। और वो उमा भारती जिनकी एक ज़माने में तूती बोलती थी, जिनके बारे में अयोध्या आंदोलन से जोड़कर जिनको देखा जाता था, जो तेज तर्रार नेता थी, आज राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। सिर्फ एक कोने में बैठी हुई हैं। कभी कभी उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके बयान आते हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, अयोध्या आंदोलन के समय उनका कद इतना बढ़ गया था कि लोग उनको अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के समकक्ष रखते थे और यह माना जाता था कि कल्याण सिंह के अंदर वो क्षमता है जो अटल और आडवाणी के बाद पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। 1991 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को ढही थी तब वही मुख्यमंत्री थे। उनके बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान उनकी अटल बिहारी वाजपेयी से पटी नहीं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि 1999 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अभी भी याद है जिसमें कल्याण सिंह ने बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोश में और यूं हाथ घुमाते हुए कहा था
कि मुखौटा नोच दूंगा। वही कल्याण सिंह जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और बाद में उन्होंने जन क्रांति पार्टी, 2 पार्टियां बनाई थी। क्योंकि 1991 में 99 में पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, फिर 2004 में वापस बीजेपी में लौटे, फिर उनकी नहीं पटी, 2009 में फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, तब उन्होंने जन क्रांति नाम की पार्टी बनाई और 2014 में दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए, राजस्थान उनको गवर्नर बना के भेजा और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब कल्याण सिंह इतने कद्दावर नेता माने जाते थे, उनको एक तरीके से हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, हिंदुत्व का प्रतीक पुरुष कहा जाता था, जब उन्होंने अपनी पार्टी बना के, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना के 2004 का चुनाव लड़ा तो उनको सिर्फ 4 सीट मिली, 3.38% वोट। और ये स्पष्ट हो गया कि कल्याण सिंह की राजनीति अपने बल पे राजनीतिक दल बना के आगे नहीं चलने वाली है, लिहाजा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बीजेपी में आने का। लेकिन एक चीज जरूर हुआ जो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, कल्याण सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को भी भारी नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद से तकरीबन 19 साल तक दोबारा कभी सत्ता में नहीं आ पाई अपने बल पे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला अपने बल पे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1.5 दशक से ज्यादा तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में भटकती रही, तीसरे चौथे स्थान के लिए लड़ती रही। ये मंडल का दौर था। ये एक कल्याण सिंह ने भले ही अपना फायदा किया हो ना किया हो, लेकिन उन्होंने पार्टी को इतना नुकसान जरूर पहुंचाया था। क्या वसुंधरा के लिए ये रास्ता उपलब्ध है? तीसरा उदाहरण कर्नाटक का है, BS येदियुरप्पा, कर्नाटक की राजनीति के बड़े नेता, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले नेता, जमीनी नेता। 2008 में वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2011 में उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। यही 2011 के बाद से उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा है, लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कर्नाटक जनपक्ष पार्टी। इस कर्नाटक जनपक्ष पार्टी ने 2012-13 के विधानसभा के चुनाव लड़ा, उनको 6 सीटें हासिल हुई, कुल 9.8% उनको वोट मिला। कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत के हिसाब से उनको थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, क्योंकि बिल्कुल नई पार्टी के लिए 9.8% यानी 10% वोट मिलना एक बड़ी बात थी। एक चीज जरूर हुआ, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें अचानक बहुत कम हो गई। जिस भारतीय जनता पार्टी को 2008 के विधानसभा के चुनाव में 110 सीटें मिली थी, उनको 2013 के चुनाव में 40 सीटें मिली। 13.9% यानी 14% वोटों की कमी आई। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्याण सिंह और येदियुरप्पा ये 2 उदाहरण हैं जहां येदियुरप्पा और कल्याण सिंह खुद को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी को तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया। बाद में येदियुरप्पा को भी पार्टी में वापस लौटना पड़ा था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी बनाने का जोखिम उठाएंगी? क्या वो उमा भारती का रास्ता अपनाएंगी? क्या वो येदियुरप्पा के रास्ते पर चलेंगी और पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएंगी ताकि पार्टी फिर दोबारा उनको लेने के लिए मजबूर हो जाए? और क्या कल्याण सिंह के रास्ते पर चलेंगी कि पार्टी को तो नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन खुद उनकी अपनी राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया? जो एक जमाने में चमकते हुए सुपरस्टार थे राजनीति के, अंत में राजेश खन्ना जैसा उनका हाल हुआ। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।